Okay, Namaskar, good morning. Myself Ravi Vishwakarma, and I'm assistant professor of Mechanical Engineering Department, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ. सो इससे पहले मेरा एक सीरीज चल रहा था दैट इज़ मशीन डिज़ाइन, और मैं एक नए चैप्टर या नए सब्जेक्ट के साथ आज आप लोगों के सामने आया हूँ. और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, which is completely belonging from first year. We can't say it is belonging only for first year. This subject is the core of engineering. ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हर एक ब्रांच के बच्चे को फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं हर एक इंजीनियरिंग में, फिर चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, यस, कोई भी इंजीनियरिंग हो, उस सब में इसका इस्तेमाल होता ही होता है. ठीक है, तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि अब जो मैं नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी फियर वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर डर किसी सब्जेक्ट में होता है किसी बच्चे को, तो इसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में ही होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ आया हूँ आपके इसी फियर को फियरलेस में बदलने के लिए. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मैकेनिक्स. एक्चुअल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती क्या है, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करने आया हूँ. सो वी कैन से दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है. बेसिकली एक तरह की साइंस होती है जो डील करती है किसके साथ, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन व्हेन अप्लाइड अ फोर्स ऑन दैट बॉडी. ठीक है, सो वी कैन से इट इज द साइंस विच डील विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन व्हेन द अप्लाइड द फोर्स ऑन दैट बॉडी इज नोन एज अ मैकेनिक्स. क्या मैंने बोला? It is a science which deals with the state of rest or state of motion in a linear direction. In a linear direction when we applied a force on it is called mechanics. Is called mechanics. And we can also say that the application of these mechanics is called engineering mechanics, or we can say that applied mechanics. एक्चुअल में अभी तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मैकेनिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे. लेकिन इस मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन आप जहाँ पे करते हो उस फील्ड को बोलते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड इंजीनियरिंग. क्लियर? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है बेसिकली, इट इज अ साइंस, एक तरह की साइंस होती है जो डील करती है किसके साथ, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, विच इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. क्लियर? एंड द अप्लाइड पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स इज नोन एज अ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स कई सारे लॉज होते हैं. तो अगर हम लॉ ऑफ मैकेनिक्स की बात करें तो देयर आर 6 लॉ ऑफ मैकेनिक्स. मैं एक एक करके 6 के 6 लॉ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो सबसे पहला अगर कोई लॉ होता है, एज यू नो वेरी वेल, और मुझे लगता नहीं कि इस लॉ को बताना चाहिए क्योंकि आप इस लॉ से बहुत अच्छे फैमिलियर हैं. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर लॉ की बात करें तो उसमें कुल 6 लॉज होते हैं. दैट इज there are 6 fundamental law of mechanics. There are 6 fundamental
लॉ ऑफ मैकेनिक्स। सो पहला, सबसे पहले जो कोई लॉ है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। थोड़ा जल्दबाजी नहीं करिएगा, मैं एक एक चीजें आराम से समझाऊंगा और बेसिक से लेके बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, इसकी फिक्र ना करिए। मुझे पता है ये 99% बच्चों को आता है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं उस 99 नहीं, मैं उस 1% बच्चे को भी कंसिडर कर रहा हूँ जिसको ये भी नहीं आता है। मुझे उस बच्चे को भी समझाना है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। जिसको आ रहा है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है उसको आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली होता क्या है, क्या होता है कोई बताएगा? आप लोगों ने नॉर्मली हिंदी में सुना होगा कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो वो मोशन करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यही आपका, अगर शुद्ध भाषा में डेफिनेशन पूछे तो यही आप बताएंगे। सो क्या कह सकते हैं? इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन मोशन when we are in motion in a linear direction or in a rest when we applied an external agency on that body. Clear? External agency का मतलब ये होता है, it means force. एक्सटर्नल एजेंसी का यह मतलब नहीं कोई एजेंसी आके लग रही है, मीन्स उसका मीनिंग यही है कि फोर्स जब तक उस बॉडी पे नहीं लगेगा तब तक, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन ही करती चली जाएगी। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू, इट स्टेट दैट every body continues in its state of rest or in state of motion in a linear direction unless it is compelled by an direction, unless it is compelled by an external agency. एंड एक्सटर्नल एजेंसी का मीनिंग ये होता है, वो किसकी बात कर रहा है? दैट इज फोर्स। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैं फिर से बता दे रहा हूं हिंदी में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही लॉ को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये तो हुआ आपका पहला, यहां मैंने 6 की बात की है, तो ये तो अभी तक हमारा पहला फंडामेंटल लॉ हुआ है किसका? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। सेकंड वन का मतलब होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। क्या मैंने बोला? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड in the direction of the applied force. Clear? Means जो मोमेंटम डेवलप हो रहा है फोर्स अप्लाई करने की वजह से, अगर कोई किसी बॉडी पे
मोमेंटम डेवलप हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वही अप्लाइड हुए फोर्स के। ठीक है, तो क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ये न्यूटन सेकंड लॉ, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इट स्टेट दैट द rate of change of momentum of the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the is directly proportional to the impressed force and it takes place in the direction of the force acting on it, and it takes place in the direction of force acting on it. क्लियर? क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ? बेसिकली इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बस इतना याद रखना, कोई जनरली जल्दी में कोई डिफरेंस पूछे तो ये बता देंगे कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी is directly proportional to the applied force and in the direction of the applied force acting on it. ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ का जरा मैं डेरिवेशन कर दे रहा हूं, हल्का सा मैं ऊपर रफ कर रहा हूं। According to this definition, we can say force is directly proportional किसके है? Rate of change of momentum, and you know that momentum is mass into velocity. You know that momentum is equals to mass into velocity. अब आप ये बताइए, आप क्या किसी बॉडी का मास बदल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउस, इस पर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स आप कम ज्यादा कर सकते हो इसके ऊपर, इसकी वेलोसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन क्या इसका मास आप कम ज्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो मास कैन नॉट बी चेंज, मीन्स मास कांस्टेंट रहेगा आपका हमेशा। आप बदल किसको कर सकते हो? क्योंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें से चेंज होगा, तो वो चेंज किसका हो रहा है? दैट इज वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, वो भी कैसा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्चुअल में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ साथ अगर मैं इसके आगे लिखूं, इसी को थोड़ा मैं समराइज फॉर्म लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं मास लिख सकता हूं इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर? आप मास को बदल नहीं सकते हो, बदल किसको सकते हो? आप सिर्फ वेलोसिटी को, क्योंकि यह मास क्या है आपका? कांस्टेंट बॉडी है, सिर्फ चेंजेस आपकी इसमें होंगी वेलोसिटी में, वो भी कैसी चेंजेस? रेट ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो आप चेंजेस आप कर सकते हो। सो वी नो दैट एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है? अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही, दैट इज एक्सेलरेशन। यही तो होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? मास इनटू, यू नो दैट एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ए से कर सकते हो, आपका मन करे किसी में कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। फोर्स एक्चुअल में क्या है? एम में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब आपको क्लियर हो गया हो, इससे पहले ये समझ पा रहे हो ये ए कैसे आ रहा होगा। अब आपको क्लियर हो गया हो, मैंने सारी चीज ब्रेक कर दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में कौन सी चीज की वजह से रेट हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी।
और एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही आपका सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन होता है। क्लियर? इसको देखिए, तीसरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ इक्वल साइन मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं फोर्स के बारे में एग्जैक्टली बताऊंगा। अभी तो आप समझिए न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है। ठीक है, हो गया। चलिए थर्ड लॉ देखते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगता बहुत छोटा सब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना गया है। ठीक है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी उतने ही अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इट स्टेट दैट for every action there is an equal and opposite reaction. It state that for every body has an equal and opposite रिएक्शन। हर एक बॉडी के पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस, आपका समझने के लिए बता रहा हूं। इसके ऊपर एक मैं बॉल ला के छोड़ रहा हूं, एक बॉल में छोड़ रहा हूं। ठीक है, इस बॉल के द्वारा इस सरफेस के ऊपर F न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस बॉल के द्वारा इस सरफेस पे F न्यूटन का फोर्स यहां पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। कितना? F न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ये सरफेस भी इस बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट, ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। दैट इज योर रिएक्शन फोर्स। और हियर अप्लाइड फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर सेम बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन टेक द नेगेटिव साइन हियर। क्लियर? थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? इट स्टेट दैट एवरी बॉडी हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है? यहां पर देखिए, कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर, या कोई बॉडी, जैसे कि मैंने आप पे गुस्सा करके आपको एक स्लैप किया, तो जितना तेज आपके गाल पे पड़ेगा उतना ही तेज मेरे हाथ पे भी लगेगा। मीन्स हमने आपको मारा तो आपकी सजा मुझे भी मिली अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी बॉडी हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर मैंने आपको मारा तो आपने भी अपोजिटली अप्लाई कर दिया फोर्स। ठीक है, सेम अमाउंट का, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मारूंगा नहीं मैं, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ। लेकिन मैंने आपको 6 फंडामेंटल्स लॉ के बारे में बताया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 6 फंडामेंटल लॉ है। अभी तक तो मैंने 3 पढ़ा है। चौथा क्या होता है? चौथा है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है आपका? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। काफी अच्छा लॉ है। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी, कोई भी बॉडी हो, वो किसी ना किसी, मीन्स अगर हम कोई बॉडी है तो हम किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट जरूर करेंगे।
और अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। वो अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होगा। बस इतना कह रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस the force of attraction between two bodies according to this law, the force of attraction between any two bodies, the force of attraction any two bodies is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। कंसिडरिंग दिस इज द बॉडी वन, एक बॉडी वन है, एक बॉडी टू है। क्लियर, बॉडी नंबर वन, बॉडी नंबर टू। इस बॉडी का अपना कोई मास होगा m1, इसका भी अपना मास होगा दैट इज m2। कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, मैं मान लेता हूं इन दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, कि ये d डिस्टेंस पे दोनों बॉडी एक दूसरे के पास रखी हुई है और इनका अपना मास है, इसका भी अपना मास है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोनों बॉडी अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही तो दोनों का फोर्स जो होगा वो सेम होगा। मींस बॉडी टू बॉडी वन को एफ फोर्स अट्रैक्ट करेगी, बॉडी वन बॉडी टू को एफ फोर्स ही अट्रैक्ट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज d स्क्वायर। ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा दैट इज g इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल्स में दी होती है, इसकी टेंशन मत लीजिए, ये आपको याद रखना है। F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मींस सॉरी, G is constant of proportionality या gravitational constant and this law is known as Newton's law of gravitation। यहां तक सबको क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तो 4 हुए हैं, टोटल 6 पढ़ लें। ठीक, इसको नोट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। 5वां नंबर है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। बेसिकली इस लॉ का मीनिंग ये होता है फोर्स को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह। पहले इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। ठीक है, समझिए इस लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी, एक बॉडी है। ठीक, इस बॉडी पे एट अ पॉइंट ए, इस बॉडी पे पॉइंट ए पे कोई फोर्स ऐड कर रहा है, एफ फोर्स। एट पॉइंट ए पर कोई फोर्स एफ ऐड कर रहा है इस बॉडी के।
ठीक है, विजिबिलिटी है अच्छी से। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस फोर्स को यहां से हटाकर इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी लगा दूंगा, कहीं भी लगा दूंगा यहां से हटाकर, तो इस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स इसकी वजह से लग रहा था वो कहीं और पे लगाने से भी लगेगा। मैं मान लिया कि मैंने पॉइंट ए पे जो फोर्स एफ लग रहा था इसको मैं यहां से रिमूव करके इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने इस फोर्स को यहां पर लगा दिया, विच इज एफ एट पॉइंट बी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स एफ है वो ए पे लग रहा था, और इस ए पे लगने की वजह से जो भी इसके अंदर चेंजेस आ रहे थे वही चेंजेस, सेम अमाउंट का फोर्स अगर मैं उसी के लाइन ऑफ एक्शन बी पे लगा दे रहा हूं तो इस बॉडी में सेम चेंजेस ही आएंगे। मीन्स कोई चीजें परिवर्तित नहीं होंगी, जो चीज या जो चेंजेस एफ एट ए पे हो रहा था वही चेंजेस एफ एट बी पर भी होगा। कंडीशन ये होना चाहिए कि इस एफ की और इस एफ की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और लाइन ऑफ डायरेक्शन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द प्रीवियस फोर्स सेम होना चाहिए सेकेंडरी फोर्स के। ठीक है, तो यही आपका लॉ ट्रांसमिसिबिलिटी करता है कि अगर एक फोर्स को हटा दें और वो पहले वाले फोर्स के ही लाइन ऑफ एक्शन पे कोई दूसरा फोर्स सेम अमाउंट का लगा दे तो बॉडी पे कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर चेंजेस होंगे तो वही चेंजेस होंगे जो इसकी वजह से हो रहे थे वो इसमें भी होंगे। ठीक, यही आपका लॉ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस याद रखिएगा कि इस ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए बॉडी की रिजिडनेस होना बहुत जरूरी है। बॉडी कैसी होनी चाहिए, रिजिड बॉडी होना बहुत जरूरी है, बस इतना याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, according to this law, according to this law, the state of rest, the state of rest or motion of the body is unaltered if a force acting is unaltered, if a force acting on the body is replaced by acting on a body is replaced by another force of same magnitude and in the line of action, in the line of action of the previous अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। इसके लिए आप एक डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको कभी प्रॉब्लम हो तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ पाए। फोर्स लग रहा है दैट इज एट पॉइंट ए पर, एफ फोर्स लग रहा है, इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे कोई दूसरा फोर्स अगर हम रिप्लेस करते हैं एट पॉइंट बी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, विच इज सेम अमाउंट ऑफ एफ। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जल्दी से करिए भाई, पैरेललोग्राम हो गया। चलिए सिक्स वन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इस लॉ को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने खोजा था
बेसिकली मैं अगर बात करूं इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की, तो ये कोई प्रूव्ड लॉ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कोई कैलकुलेशन करके नहीं निकाला गया, एक एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, और एक्सपेरिमेंट जब हो गया तो इसको कैलकुलेशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को सबसे पहले निकाला था स्टेविंसिस ने कब? 1586 को। इस लॉ को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, या निकाला था किसने? स्टेविंसिस ने कब? 1586 को इस लॉ को। और इसी लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में या लॉ के फॉर्म में फॉर्मुलेट करने का लॉ फॉर्म में फॉर्मुलेट करने का जो श्रेय जाता है वो दो लोग को जाता है। एक तुम्हारा वेरिग्नॉन एंड न्यूटन्स को जाता है। वो कब किया था? 1687 में, लगभग मान के चलता हूं 100 साल बाद 1687 में न्यूटन्स एंड वेरिग्नॉन ने मिलकर इस लॉ का फॉर्म दिया था। इससे पहले स्टेविंसिस ने 1586 में इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटली कैसे क्या किया था। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई दो फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई दो फोर्स हैं, दैट इज योर बॉडी, मैं लिख दे रहा हूं दैट इज योर बॉडी। कोई दो फोर्स हैं किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर एग्जांपल ए पर कोई दो फोर्स F2 दैट इज F1। मैं मान लेता हूं ये F1 ना होके दैट इज 4 न्यूटन का फोर्स, यहां पर 3 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल थीटा पर एक्ट कर रहे हैं। इन्होंने ये देखा कि कोई बॉडी है, उस बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर दो फोर्स 4 न्यूटन 3 न्यूटन का फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है। तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होता है उसके इक्वल होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसी को रिस्पेक्ट में लेके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। कहा कि भाई ये पॉइंट हम ए मान ले रहे हैं और एक पॉइंट सी है, तो जो AC की जो यूनिट होगी AC, वो उन्होंने मान लिया कि दिस इज योर 3 है। और एक इन्होंने BC बनाया, BC पॉइंट, और बोलिए BC की जो डिस्टेंस है या इसकी यूनिट है विच इज 4। ठीक, अब इसको एक इन्होंने पैरेललोग्राम के फॉर्म में सेट किया। लाइक दिस, एंड दैट इज पॉइंट D। और बताया कि जो 3 यूनिट एंड 4 यूनिट के फोर्सेस लग रहे हैं वो इस पैरेललोग्राम के, अगर मैं पैरेललोग्राम का डायगोनल बना देता हूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट वही होगा, दैट इज R, एंड R इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, एंड ये दोनों फोर्स थीटा एंगल पे लगा रहा था। और ये जो रिजल्टेंट होगा ये AB से थीटा एंगल पे या फिर अल्फा एंगल पे ही वर्क करेगा। तो यही है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कहा कि कोई बॉडी है, किसी बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फोर्स 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के लग रहे थे एट एन एंगल थीटा। उन्होंने देखा कि ये दो फोर्स, इन दोनों फोर्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पैरेललोग्राम का यूज किया गया। पैरेललोग्राम में देखा इन्होंने कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता था वही 3 और 4 का रिजल्टेंट होता था। तो इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या दिया, पैरेललोग्राम। और इसको सबसे पहले किसने देखा था? वो देखने वाले थे स्टेविंसिस, कब? 1586 में। और इस चीज को फॉर्मूले के रूप में लिखने का श्रेय वेरिग्नॉन या न्यूटन्स को जाता है। वो कब? 1687 को। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखा देता हूं. इफ टू फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट, if two force acting on a body simultaneously at a point are represented in magnitude and direction are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of the direction by the two adjacent sides of the parallelogram, and their resultant is represented in the magnitude and their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram. ठीक है, यही आपका क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ये आप अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए बस. इज इट क्लियर? ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ. फोर्स क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं. ठीक है, जल्दी से. चलिए ठीक है, हटाते हैं. चलिए, ये हो गए आपके 6 फंडामेंटल्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स. ये 6 के 6 लॉ आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाने चाहिए, क्योंकि बिना ये फंडामेंटल बेसिक्स जो लॉ हैं आपके 6, इनके आप मैकेनिक्स के बारे में सोच तक नहीं सकते. क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है. ये आपको 6 के 6 लॉ बड़े अच्छे से आने चाहिए. अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैकेनिक्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, फोर्स और उसकी यूनिट क्या होती है. हेडिंग डालिए आप. अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जा रहा है, दैट इज फोर्स एंड इट्स यूनिट. सो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, यूनिट तो बाद में लिखेंगे. फोर्स की बात करता हूं तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि फोर्स भाई एक एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या तो मोशन में आ जाएगी या तो वो बॉडी रेस्ट में हो जाएगी. और जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन करेगी, रेस्ट है तो रेस्ट ही करेगी. इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, एक्सटर्नल एजेंसी इज अ फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ motion, according to Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ठीक है, ये हो गया. तो according to the second law of Newton, rate of change of momentum is force. So सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो मैंने बता रखा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ विच इज m इंटू ए. अगर मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूं तो f इज डायरेक्ट f इक्वल्स टू k टाइम ऑफ m into a. This is your force. अब बात करते हैं डेफिनेशन. If
अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई यूनिट, द फोर्स इज डिफाइंड as that force is defined as that force if it causes the motion of the mass 1 kg with an acceleration of 1 meter per second square, then force is equals to, and force, thus we can say that force is equals to kg into meter per second square. ठीक है, सॉरी बहुत गर्मी हो रही है, लाइट आ चुकी है ना इस वजह से। हाँ, मैं क्या बता रहा था, फोर्स basically force is defined as that force if it causes the motion of 1 it causes the motion of 1 kg with an acceleration of 1 meter per second square, which is termed as 1 Newton। जब किसी बॉडी जिसका मास 1 kg है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मोशन करा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज 1 न्यूटन। सो वी कैन से दैट के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू यहां पर यूनिटी आ जाएगी, यूनिटी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ द मोशन, सॉरी यूनिट ऑफ द फोर्स, सो अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा ये भी एक फोर्स की ही यूनिट होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MKS units, according to MKS unit, बहुत गर्मी हो रही भाई। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, गर्मी नहीं झेलेगी। अकॉर्डिंग टू MKS unit, according to MKS unit, the force is defined as that force if the mass 1 kg is the mass of 1 kg motion with the gravitational acceleration g, with the gravitational acceleration g, then the force which is required, which is 1 Newton। ठीक है, इन जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इन केस ऑफ मीटर केल्विन सेकेंड, MKS यूनिट के सिस्टम में बात करें तो द यूनिट ऑफ फोर्स विच इज केजी वेट, किलोग्राम वेट। जनरल लैंग्वेज में इसी को लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं। एंड 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.81 न्यूटन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फोर्स की यूनिट क्या क्या निकली। फोर्स की यूनिट एक तो न्यूटन हो सकती है, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक डाइन सीजस पद्धति में होता है। दिस इज योर एसआई यूनिट एंड दिस इज योर MKS। ठीक है, तो यूनिट फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट में ये होती है, MKS यूनिट में ये होती है। समराइज फॉर्म में न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डाइन, ये आपकी फोर्स की यूनिट्स हो गई। इसको लिख लीजिए,
फिर मैं बताऊं फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस। लिखिए इसको। सो बेसिकली देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। मीन्स किसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए इन 4 चीजों का होना बहुत जरूरी। तो हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। क्या मैंने कहा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स? दे आर बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। जब तक इन चारों चीजों का आपको नॉलेज नहीं होगा, आप फोर्स को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। पहला है आपका, कोई फोर्स लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। दूसरा लाइन ऑफ एक्शन होगा कि किस लाइन ऑफ एक्शन पे आप कर रहे हैं। तीसरा आपका जो होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट जो होगा दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि पर्टिकुलर किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इन चारों चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब कैसे नॉलेज होना जरूरी है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। That is your surface, that is the wall, क्लियर। इसी के ऊपर एक लेडर लगी हुई है, सीढ़ी, ठीक है। इस लेडर की और इस लेडर पे पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। यहां पर एक कोई आदमी है, एक आदमी खड़ा हुआ है, मैं आदमी ही बना दे रहा हूं। जहां पर खड़ा है और इस आदमी का जो वेट है विच इज 600 न्यूटन, ठीक है। इस आदमी का वेट है 600 न्यूटन। तो मैं सबसे पहली कंडीशन अगर इसके अकॉर्डिंग पूछूं तो इस लेडर के ऊपर कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे भाई 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ एक्शन की कि भाई ये जो 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो किस जगह पे लग रहा है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे भाई? वो सी पॉइंट पे लग रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो लाइन ऑफ एक्शन आप क्या बताओगे? तो लाइन ऑफ एक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे वर्टिकल। वर्टिकल ही तो लग रहा है, यही आपकी लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे कि भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या लगाओगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट अ पॉइंट सी 600 न्यूटन का। तो कंप्लीट फॉर्म में कैसे बोलोगी कि भाई 600 न्यूटन का फोर्स पॉइंट सी पर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तब आप इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन फोर्स की बता पाएंगे कि फोर्स एक्चुअल में कहां किस डायरेक्शन में कितना लग रहा है। अगर मैं इसके फॉर्म में बोलूं तो क्या आप कहेंगे एक लैंग्वेज में कि 600 न्यूटन का फोर्स पॉइंट सी पर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि 600 न्यूटन है, सी पॉइंट है, कहीं ऊपर वर्टिकल लग रहा हो, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसी भाषा में दिया होगा कि इतने मैग्नीट्यूड का इस लाइन ऑफ एक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एंड स्केलर? स्केलर एंड वेक्टर, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, आप सबको पता है कि ऐसी क्वांटिटी, स्केलर की मैं बात कर रहा हूं अभी, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं। बात करता हूं जैसे लेंथ, तो लेंथ आप क्या बोलते हो भाई? 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, 5 मील है, ऐसे तो बोलते हो। या मैं अगर वेट की बात करता हूं तो 2 kg बताते हो, 5 न्यूटन बताते हो, जो भी बता रहे हो, ठीक है। लैंड हो गया। टाइम की अगर मैं बात करता हूं 2 सेकेंड बताते हो आप, 2 आवर बताते हो, 5 मिनट बताते हो, ऐसा बताते हो ना।
तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, किसी डायरेक्शन की नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ से आपसे पूछा कि 5 मीटर, तो क्या इसमें आप क्या को बताते हो कि 5 मीटर उत्तर साइड, ऐसा नहीं, या 5 मीटर नॉर्थ, या 5 मीटर लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं, सीधे आप बताते हो भाई 5 मीटर ये क्वांटिटी है। तो वेट आपने पूछा तो क्या क्या बोलोगे भाई, वेट 2 kg उत्तर, 2 kg साउथ, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्शन तो आप डिफाइन नहीं करते ना, सीधे बोलते हो भाई 5 किलो दो। टाइम क्या बताते हो भाई कि 20 मिनट पूरब, सीधे 20 मिनट बोलते हो ना। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसके डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शंस की नहीं। इसका जो दूसरा फॉर्म है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए इसमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती थी, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती थी, डायरेक्शन की नहीं। इसमें अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा मैं अगर बात करता हूं डायरेक्शन, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, या वेट ना लिखिए, दैट इज एरिया। वेट तो न्यूटन, वो न्यूटन तुम्हारी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। एरिया जैसे कि 2 मीटर स्क्वायर, 5 हेक्टेयर, लाइक दैट। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इन दोनों की रिक्वायरमेंट जिसमें होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल फोर्स। आप फोर्स कहते हो ना, अभी मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एप्लीकेशन, कहते नहीं कि भाई 5 किलो न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मतलब आप नीचे की दिशा को इंगित कर रहे हो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हमें स्टार्ट करेंगे फोर्सेस के सिस्टम ऑफ फोर्स स्टार्ट करूंगा, साथ ही साथ मोमेंटम ऑफ द फोर्स स्टार्ट करेंगे, और एक चीज वेरिग्नॉन थ्योरम भी नेक्स्ट टर्म पे कंप्लीट करेंगे। हो सकेगा तो वेरिग्नॉन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, काफी लंबा लेक्चर जा रहा है। ठीक है, तो इतना रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम सिस्टम ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स एंड वेरिग्नॉन थ्योरम, साथ साथ एक न्यूमेरिकल तो जरूर से जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अच्छे समझिएगा, जो ना समझ में वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम पे उसको सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।